भारत माता को मर्डर किया जा रहा है, जैसे अलग अलग भारत माताएं हैं। अगर हिंदुस्तान में 40 स्टेट है तो 40 भारत माताएं, भारत माता का मर्डर किया जा रहा है। जिसकी बुद्धि इतनी कम हो उसके बारे में पैरवी क्यों करते हो तहसीन भाई? देश में मजाक का विषय बनते हैं हम लोग को देखिए, हम लोग अपने माँ के पैर छूते हैं। हमने कहा उस्ताद कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन 99% तुम्हारी माँ मिलती हैं वृद्धाश्रम में। तुम पैर भी छूते हो, वृद्धाश्रम में तुम्हारी माँ मिलती है। मैं आपने कहा मुल्क को 50%, आधा मैं मुल्क का हूं, आधा सिर्फ आधे हो, बाकी आधा किसका? आप हर चीज में गंदगी देख लेती हैं। जैसे कभी कभी बताऊं आपसे, अब छोड़िए नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, गंदगी की सोच, जिनकी सोच गंदगी वाली हो वही ऐसा सोचते हैं। और असीम वकार को माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं की माएं वो वृद्धाश्रम में है 99%। शर्म नहीं आती? राहुल गांधी ने भारत माता को बहस का विषय बना दिया है और असीम बकार जैसे लोग भारत माता के बहाने हिंदुओं की माओं के बारे में अपने वाहियात बयान देकर अपने वाहियात सोच को दर्शाते हैं और माफी भी नहीं मांगते। इसी पे देखिए जोरदार डिबेट। भारत माता की जय इसी बात पर होगी कि पहले जातियों की जनगणना हो जाए, उससे पहले भारत माता की जय नहीं बोलना। खैर आपकी पार्टी को तो भारत माता की जय वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं है। नहीं देखिए, हर धर्म में माँ का सम्मान बताया गया है, लेकिन सम्मान कैसे होगा? मोहब्बत सबकी समान होती है, माँ सबकी होती है, लेकिन सम्मान कैसे होगा ये धर्मों के उसूलों के हिसाब से होता है। हमारे क्या कहा गया, मादरे वतन, वतन हमारी माँ है। हमारे क्या कहा गया है कि हुब्बुल वतनी व मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है मुसलमान का, और आधे ईमान में बाकी सब है। कोई बुराई नहीं, अलग अलग हो सकते हैं प्यार, कोई बुराई नहीं है अजय आलोक जी। अब माता को भी, अपनी माँ को भी बांटने का पूरा इंतजाम हो गया है, लेकिन खूबसूरती से धर्म की आड़ में कि भारत माता को भी किस तरह बांटना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो बांटने पे आमादा है, और दूसरी तरफ कह दीजिए असीम वकार साहब खूबसूरती से कह रहे हैं। तरीका अलग अलग है, धर्म तय करेगा कि कितना ईमान, कितना हमारी जान भारत माँ की। आपके आइडियोलॉग, आपके आइडियल 10 अगस्त 2023 उन्होंने सीधा बोला कि नाउअडेज भारत माता इज अनपार्लियामेंट्री इन इंडिया। जिस व्यक्ति का परिवार इस देश के टुकड़े कर चुका, अपनी मां के विभाजन कर चुका हो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसने अखंड भारत का कभी ख्याल नहीं रखा, उसको भारत माता का मत अनपार्लियामेंट्री लगता है, असंसदीय लगता है। वो व्यक्ति आपको लगता है कि भारत माता के बारे में सोचेगा? उसकी सोच ही नहीं है भारत माता के बारे में। मैं सुनवा देती हूँ, मैं सुनवा देती हूँ। उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं सुनवा देती हूँ। Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word. Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word. अब ये उनका एक वक्तव्य एक्सपंज किया गया था। भारत माता के बारे में नहीं पता, वो भारत माता की जय बोले। क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए। हाँ, नाविका जी, उनकी बातें पार्लियामेंट में एक्सपंज करी गई थी, और जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा ये कहा। इसमें क्लैरिफिकेशन की क्या बात है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला ये। मेरा चांस है। उन्होंने कहा कि भारत माता का मर्डर किया जा रहा है, भारत माता को मर्डर किया जा रहा है, जैसे अलग अलग भारत माताएं हैं। अगर हिंदुस्तान में 40 स्टेट है तो 40 भारत माताएं, भारत माता का मर्डर किया जा रहा है। जिसकी बुद्धि इतनी कम हो उसके बारे में पैरवी क्यों करते हो तहसीन भाई? देश में मजाक का विषय बनते हैं आप। मत कीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी की वकालत कीजिए, बहुत समझदार लोग हैं। कमलनाथ जी की वकालत कीजिए, बहुत समझदार इंसान है। वाई राहुल गांधी भाई, ऊपर का खाना खाली है उनका, चलिए जबरदस्ती नेता बनाने के लिए पड़ेगा कांग्रेस को। तहसीन पूनावाला जवाब पार्लियामेंट्री क्या है भाई? देखिए नाविका जी, मैं कभी भी किसी भी नेता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तो मेरी भी अपेक्षा है कि मेरा जिनसे रिश्ता है उनसे इस तरह की दिल का रिश्ता, इस तरह की बातें ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल जी के उस दिन की स्पीच में भारत माता शब्द को एक्सपर्ट किया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ उनको ग्रे मैटर्स की कमी है, उनको ग्रे मैटर्स की कमी है, जिसको अखंड भारत का भी पता। हम लोग ये नहीं कहेंगे किसका कितना ग्रे मैटर है, ये अभी मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, तो इस बात को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात सही है या नहीं, भारत माता की जय पर इस तरह का सवाल करना, और पहले भारत माता मर्डर हो रहा है, और ये सब जो पार्लियामेंट में कहा गया, बावजूद इसके ये रेपिटेशन क्यों? तहसीन पूनावाला। नाविका जी, आज जो आपके शो पे हुआ, यही बात
से मुझे चिंता होती है। राहुल गांधी जी ने एक चीज कही sarcastically, अपेरेंटली भारत माता इज अनपार्लियामेंट्री। वो sarcastically कह रहे क्योंकि सरकार ने उनकी स्पीच को एक्सपंज किया, भारत माता शब्द को एक्सपंज किया। आज उस बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैनिपुलेशन जो अमित शाह जी ने राजस्थान में कहा, हम कोई भी चीज को वायरल करते कुछ भी झूठ फैला दे। क्या झूठ था कि अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा, ये झूठ था, हमने इसको वायरल किया। ये जो झूठ कहा जाता है, ये जो मैनिपुलेशन, ये भारत माता के इंटरेस्ट में नहीं, उनके बच्चों के इंटरेस्ट में। तो अगर ये बात राहुल जी उठा रहे, मुझे लगता है अच्छी बात है, आपने ये उठाना चाहिए। आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? सर मैं राहुल गांधी को डिफेंड कर रहा हूं, बड़े फक्र से करता हूं, क्योंकि वो आदमी एक शहीद का बेटा है, एक शहीद का लेकिन पोता है। सवाल मूल सवाल जो है डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूँ। मूल सवाल यही है जो राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत माता की जय तभी हो सकती है जब जाति जनगणना हो। तो यानी कि इतने 60-65 जितने भी साल कांग्रेस पार्टी रही, तो क्या भारत माता की जय नहीं होनी चाहिए थी? और अगर इतने साल सत्ता में रहे तो तब जाति जनगणना क्यों नहीं करवा ली गई थी? क्यों करवाई और दिखाई नहीं दुनिया को, देश को? यह भी एक सवाल है। लेकिन हर बार ये जाति जनगणना को भारत माता की जय से जोड़ देना, कहीं ये पॉलिटिक्स का नया नैरेटिव है या चीजों को तोड़ मरोड़ कर शायद कहीं ना कहीं किसी भी सेक्शन ऑफ लोगों को ठेस पहुंचाना है? चाहे वो सनातन धर्म के बारे में जो कहा जाए, अब भारत माता की, लोगों को ठेस पहुंचती है ना। हमको सिखाया है कि ये मुल्क हमारा है और मुल्क से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान है। तो सवाल इस बात का, इस पर सवालिया निशान क्यों? पर अजीज खान साहब, क्या सिर्फ जाति जनगणना से ही आप पिछड़ी जातियों का भला कर सकते हैं? ये कौन सी थ्योरी हुई? क्या इस देश में आदिवासी प्रेसिडेंट इस सरकार ने नहीं दिया? क्या मोदी जी इस सरकार में ओबीसी प्राइम मिनिस्टर पहली बार नहीं बने? मैं पूछना चाह रही हूं। और दूसरी बात, जाति जनगणना आपकी मांग अपनी जगह है, लेकिन इसको कंडीशन बनाना कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक भारत माता की जय नहीं होगी, क्या ये सही है? देखिए नाविका जी बहुत स्पष्ट है। नहीं, इनसे पूछिए ना पहले मुल्क क्या धर्म। देखिए माँ की बात हो रही है और माँ तो सब, अरे अजय जी सुनिए ना सर, मेरी बात सुन ले आप। माँ तो सबको बराबर निगाह से देखती है ना, माँ के लिए जवाब बराबर है ना। तो आज इस मुल्क में, अरे सुनिए अजय जी, बात में पहले मुल्क क्या पहले धर्म? हल्ला न करिए, आपके टर्म में मैंने बात नहीं की थी, प्लीज। लेकिन सवाल सही सवाल है, पहले मुल्क क्या पहले धर्म? सवाल गलत पूछ रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए मुझे सर कंप्लीट। आप इस सवाल से क्यों घबरा रहे हैं? ये आप अगला सवाल आगे पूछिए ना हमसे सर। सवाल, अरे भाग में नहीं रहा हूं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क से हमें मोहब्बत करना, यह हमारे धर्म ने सिखाया, हमारे पार्टी ने सिखाया, हमारे नेता हमेशा इस बात को कहते रहे। और दूसरी बात मैं कहूं, आखिर जातीय जनगणना की बात हो रही है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? आप बार भारत मां पे आप तमाम कहीं ना कहीं तमाम तरीके के वाद विवाद पैदा कर रहे हैं। मां क्या होती है? मां सबको समान दृष्टि से देखती है। और अगर मां से मांगा जा रहा है, मां से न्याय की बात हो रही है, मां से तो आखिर न्याय की बात की जा रही है, तो बुराई क्या है? हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाह रही है, हमारे नेता ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जब तक तो मोदी जी ने कहीं कहा है कि नहीं कराएंगे? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। समाज है वो, आखिर उसको उसकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? नहीं, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। नविका जी ये जबरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं मोदी। नविका जी ये जबरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट करने की एक असफल कोशिश है। जैसे 19 में रफेल तो इस बार जातीय जनगणना। अरे इन लोग को ये पता होना चाहिए 2022 में ही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर ली है 2023 में, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना फिर से करवानी पड़ेगी और आरक्षण को पुनर्विचार करना पड़ेगा। कहां है आप? जो आज आप काम कर रहे हैं, एक साल पहले मोदी जी करके बैठे हुए हैं। आराम से रहिए, ठंड कीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, डिबेट का नैरेटिव को बदलिए मत, डिबेट के नैरेटिव को बदलिए मत। डिबेट इस बात की है कि एक व्यक्ति है राहुल गांधी जो कहता है कि भारत माता असंसदीय शब्द है, जो कहता है भारत माता की जय मतलब जातीय जनगणना करवाओ। और आप एक अजीज खान है जो पहले मैं पूछ रहा हूं साफ साफ कि पहले मुल्क या पहले धर्म, तो आप भाग रहे हैं उससे। आज बताइए ना, पहले हिंदुस्तान है या पहले इस्लाम है? देखिए सर सुनिए, मेरे लिए तो पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है? सुनिए, मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है? पहले हिंदुस्तान है या इस्लाम? जवाब दीजिए अजीज का साहब, जवाब दीजिए। साफ बोलिए, गोल गोल नहीं घुमाना। हम बता रहे हैं, अरे हम बोल रहे हैं सर। अरे अजय जी, मैं साफ बात करूंगा ना, साफ बात। देखिए, एक इंसान की दो आंखें होती हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। संविधान और धर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आंख अगर आपका फोड़ दिया जाए तो आप अंधे दिखेंगे, काने दिखेंगे। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या बात करते हैं आप? हमारे लिए संविधान
नविका जी, आप समझ गए ना कि कहानी क्या है? और आपके दर्शक भी बरेली की समझ गए। जलेबी, बरेली की जलेबी मुल्क या धर्म के बीच में आप कह नहीं सके। अजय आलोक ने सीधा कह दिया मुल्क पहले धर्म बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ फिर मैं हिंदू हूँ। और उधर असीम वकार साहब है, असीम वकार साहब ने कहा आधा हमारा जो है वो मुल्क के लिए, सिर्फ आधा, 50% स्टेक आपने देश को दिया। इस देश में जो भी रह रहा है 100% इस देश का नहीं है क्या? 100%? मैडम एक बार मुझे आप ही जैसे कोई देशभक्त मिल गए थे तो उन्होंने मेरी जबान बंद करा दी थी, जितनी देशभक्त आप हैं। मुझसे कहने लगे साहब अगर आप अपनी माँ से प्यार करते होते दिल से तो आप उनके पैर छूते। हम लोग को देखिए, हम लोग अपने माँ के पैर छूते हैं। हमने कहा हाँ उस्ताद कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन 99% तुम्हारी माँ मिलती हैं वृद्धाश्रम में। तुम पैर भी छूते हो, वृद्धाश्रम में तुम्हारी माँ मिलती है। हम पैर नहीं छूते हैं। ऐसा कौन सा डेटा है जो आप दे सकते हैं जिस पर आप ये बात कह रहे हैं? आप ये सब रहने दीजिए, आप ये सब रहने दीजिए असीम वकार साहब। मैं बिल्कुल फक्र से कह सकती हूँ कि बेटी हूँ फिर भी मेरी 88 साल की माँ मेरे साथ है, वृद्धाश्रम में नहीं है। मैं बेटी हूँ और मेरे साथ है और मैं हिंदू भी हूँ। तो कोई कुछ लोग हर जगह खराब होते हैं, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। वो आप जनरलाइजेशन मत करिए। आप ये बताइए, आपने कहा मुल्क को 50%, आधा मैं मुल्क का हूं, आधा सिर्फ आधे हो, बाकी आधा किसका? आप हर चीज में गंदगी देख लेती हैं। जैसे कभी कभी बताऊं आपसे, अब छोड़िए नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, गंदगी की सोच, जिनकी सोच गंदगी वाली हो वही ऐसा सोचते हैं। मैं बोल रहा हूं मैडम, मैं बोल रहा हूं जी। नहीं मैं बोल रहा हूं मैडम, मैं सुनिए जवाब सुनिए। जब धर्म की बात आएगी, इनकी हिम्मत देखिए नविका जी, तो घर के अंदर हम अपने धर्म पे चलेंगे। ये कह रहे हैं आपको, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो धर्म हमारा घर में है, हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, इनकी हिम्मत पहले हमारे लिए हमारा देश है, पहले हमारे लिए हमारा भारत है। लगाने लगेंगे ये लोग, ये हिम्मत देखिए। और ये बैठे हुए हैं हमारे हजरत अजय आलोक जी, जितनी इज्जत आप करते हैं मुझे पता है साहब, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। आप, हाँ मुझे पता है आप कितनी इज्जत करते हैं और कितने वफादार हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं आप कितने वफादार हैं। नहीं आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे उसका सिर पैर नहीं समझ आ रहा। आप दूसरों की दिमागी हालत का अंदाजा लगाते हैं। मुझे आपकी दिमागी परिस्थिति और मनोस्थिति समझ नहीं आ रही। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये असीम वकार साहब जलेबी बना के, इमरती बना कर कहना क्या चाह रहे हैं? इशारा किस तरफ है? देखिए नविका जी, मैं सबसे पहले असीम वकार की इस बात का बहुत जो कहते हैं ना कि कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, और असीम वकार को माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं की माएं वो वृद्धाश्रम में है 99%। शर्म नहीं आती इनको? ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? कुछ भी बोल देंगे आपकी, कोई व्यक्ति मिला हमने उसको बता दिया आपकी माएं वृद्धाश्रम में रहती। और अगर आप ये करते हैं तो दूसरों को मत थोपिए ना। क्या कहा मैंने? कहा वृद्धाश्रम, ये आपने तय कैसे दिया? इसका कोई तो आंकड़ा बताइए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके जैसे लोग ही इस बहस को हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं। आपके जैसे लोग हिंदू मुसलमान पर बहस ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की मां वृद्धाश्रम में है। जितना सम्मान हमारी संस्कृति हमारे संस्कार में है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने नविका जी को उदाहरण देते हुए यही कहा। आपने नविका जी को उदाहरण, आपको माफी मांगनी चाहिए। आश्रमों में अगर आपको माफी मांगनी चाहिए। 9% हमारी आपने हिंदुओं की माओं के ऊपर ये टिप्पणी, आपको असीम वकार साहब, या तो आप डेटा पेश करिए जो आपने कहा, वरना माफी मांगिए। असीम वकार साहब, आज आपको माफी मांग लेनी चाहिए, सिंपली इसलिए कि आपने देश के 99% लोगों पर ये 99% हिंदुओं पर आपने आरोप लगाया है। आपने 99% हिंदुओं पर यह आरोप लगाया कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है, कौन सा डेटा है, क्या आधार है आपकी बात का? सुनिए आप भारत माँ की बात करने में आपको हिचक होती है और आप सबकी मांग पर पहुंच गए और आपने सर्टिफिकेट दे दिया। आप कौन सी अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने वाली? नहीं। आप दूसरों के दिमागी स्टेटस के बारे में बोलते हैं। ये डेटा कहां से है आपके पास?
मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कॉरिडोर निर्माण में जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर के गलियारे के निर्माण को सोमवार को हरी झंडी दी और जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत को मंदिर क्षेत्र को गलियारा के तौर पर विकसित करने की जानकारी दी थी, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन खरीदने की बात भी शामिल थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि गोस्वामी परिवार द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना या श्रद्धा में वह किसी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और सेवात्रों को जो अधिकार है वो यथावत बने रहेंगे। इस योजना में यह उल्लेख भी किया गया कि मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन पर पार्किंग एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बेंच ने संबंध पक्षों को सुनने के बाद कहा, राज्य सरकार इस अदालत में पेश योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़े। यह अदालत न्याय हित में इसे उचित और आवश्यक पाती है। हम यह राज्य सरकार पर छोड़ते हैं कि वह यह योजना क्रियान्वयन के लिए इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद जो उचित समझे वह कदम उठाए। मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर की तरफ जाने वाली मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार से अपेक्षा है कि योजना लागू करने के बाद वह यह सुनिश्चित करे कि आगे कोई अतिक्रमण न हो। हम ये स्पष्ट करते हैं कि यह योजना के क्रियान्वयन को छोड़कर किसी भी तरह से दर्शन बाधित नहीं होगा और इस दौरान उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अपने जिला प्रशासन को अपने निर्देशों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीआईएल में कहा गया कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है और चोर, लूट और संपत्ति के नुकसान के लिए कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। भारी भीड़ की वजह से भक्तों की मृत्यु के मामले का भी याचिका में जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक कई हादसों के बावजूद जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।